हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और हम लोग पढ़ रहे थे अपना अकाउंटेंसी का पहला चैप्टर, जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेंसी। इससे पहले हम लोग 5 लेक्चर ले चुके हैं, जिसमें कि हम लोगों ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं। और अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले जाके वो देख लीजिए, फिर यहाँ से आप लोग कंटिन्यू करना। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक किया करो, शेयर जरूर किया करो और कमेंट भी कर दिया करो। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो। और हम लोग जो है अपने अकाउंटेंसी के लेक्चर ऑफलाइन ही प्रोवाइड करते हैं और ऑनलाइन भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप लोग को ऑफलाइन या ऑनलाइन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, हम लोग को कांटेक्ट करिए, हम आपको जरूर रिस्पॉन्स करेंगे। तो चलिए हम लोग आज की क्लास को बढ़ाते हैं। और एज यूजुअल हम लोग जितना पहले पढ़ चुके हैं हम उसके बाद क्विक रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग ऐसे ही पढ़ाते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग क्या क्या पढ़े हैं अभी तक। पहले हम लोग पढ़े थे बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन मतलब होता है कि आपने जिस चीज का बिजनेस खोल रखा है, आपको उसमें जो आपकी रोज ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो रही है, हम लोग को उसको सबको रिकॉर्ड करना है। हर एक चीज को रिकॉर्ड नहीं करना, जो सिर्फ पैसों से रिलेटेड होता है हमको उसको रिकॉर्ड करना होता है, हम उसे बोलते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन। फिर हम लोग पढ़े थे गुड्स। गुड्स मतलब होता है कि जिस चीज का आपका बिजनेस है, मान लो अगर आपका बिजनेस बैग बनाने का है तो बैग आपके लिए क्या हो जाएगा, गुड्स हो जाएगा। अब गुड्स में हम लोग दो चीज पढ़े थे, एक था हमारा परचेज रिटर्न और एक था हमारा सेल्स रिटर्न। परचेज रिटर्न मतलब ओ सॉरी, एक था हमारा परचेज अकाउंट और एक था हमारा सेल्स अकाउंट। परचेज अकाउंट मतलब होता है कि हम किसी जो मेरा गुड्स है, मतलब जो मेरा बिजनेस है, जिस चीज का मेरा बिजनेस है उसके लिए जहां से मैं माल खरीद रहा हूँ हम उसे बोलते हैं परचेज। और मैं उस पर कुछ काम करके या मैं उसको एज इट इज रीसेल कर रहा हूँ तो हम उसे बोलते हैं सेल्स, सेल्स अकाउंट। फिर हम लोग पढ़ते हैं परचेज रिटर्न, मतलब कि जहां से मैंने माल उधार खरीदा है तो वहां से मुझे कुछ डिफेक्टिव निकल गया माल या कुछ भी अदरवाइज हो गया है तो हम उसको वापस कर देते हैं, उसे हम बोलते हैं परचेज रिटर्न। इसे अकाउंटिंग में और क्या बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड। फिर हम लोग पढ़ते हैं सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न मतलब क्या होता है कि जो मैंने माल बेचा था अब हमको वापसी आया है अपने कस्टमर से, तो उसे हम बोलते हैं सेल्स रिटर्न। और अकाउंटेंसी में से और क्या बोलते हैं, रिटर्न इनवर्ड। फिर हम लोग पढ़ते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मतलब क्या होता है कि जिससे मैंने माल उधार खरीदा है वो मेरे लिए क्या देंगे, क्रेडिटर्स। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ते हैं बिल्स पेबल। बिल्स पे मतलब क्या होता है कि जिससे मैंने माल उधार खरीदा है उसने एक प्रॉपर बिल बनाया है अपनी सेफ्टी के लिए, उसे हम बोलते हैं बिल्स पेबल। फिर हमने पढ़ा था ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल मतलब होता है दोनों का सम, मतलब कि टोटल सम ऑफ क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। फिर हम लोग पढ़ते हैं डेटर्स। डेटर्स मतलब क्या होता है कि जिसको मैंने माल में उधार बेचा था, जिसको मैंने माल उधार बेचा था अब वो मेरे लिए क्या है, डेटर्स हैं। ठीक है। बिल रिसीवर मतलब क्या होता है कि अब मैंने बिल बनाया है, जिसने जिसने भी मुझसे माल उधार खरीदा था अब मैंने उसके लिए बिल बनाया, उसे हम क्या कहते हैं, बिल रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल मतलब क्या होता है कि सम ऑफ टोटल डेटर्स और बिल रिसीवेबल। फिर हम लोग पढ़ते हैं स्टॉक। स्टॉक मतलब क्या होता है कि इसको हम इन्वेंट्री भी बोलते हैं। स्टॉक एक टेंजिबल एसेट्स होता है जिसको इंटरप्राइज अपने पास रखती है फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। और जनरली हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, अपना ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक अकाउंटिंग में। फिर हम लोग पढ़ते हैं कि जो स्टॉक होते हैं ब्रॉडली 3 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस और स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्या होता है, कच्चा माल, कि हम लोगों ने कहीं से रॉ मटेरियल खरीदा, मतलब कच्चा माल खरीदा उसे हम बोलते हैं रॉ मटेरियल। फिर हम लोगों ने उसमें कुछ काम कर रहे हैं या चल रहा है उसे हम कहते हैं स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। फिर वो बन के तैयार हो गया है जिसको हम मार्केट में सेल कर सकते हैं, तो उसे हम बोलते हैं स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। फिर हम लोग पढ़ते हैं एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब कि पैसे का बिजनेस से बाहर जाना। तो मतलब जो पैसा हमारे बिजनेस से बाहर जा रहा है हम उसको देखते हैं कि कौन सा नेचर है, मतलब ये रिवेन्यू नेचर है या कैपिटल नेचर है। अगर जो मैं खर्चा कर रहा हूँ उसका बेनिफिट मैं सिर्फ अपने करंट ईयर में लूंगा, जो मैं खर्चा कर रहा हूँ उसका बेनिफिट अगर मैं अपने करंट ईयर में लूंगा तो हम उसको बोलते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो मैं खर्चा कर रहा हूँ उसका बेनिफिट मैं मोर देन 1 ईयर लूंगा तो हम उसे बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर हम लोग पढ़ते हैं एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं, हम इस एसेट नॉर्मली हम लोग दो दो में डिवाइड करते हैं, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं, वो एसेट्स जो मैं अपने पास 1 साल से ज्यादा यूज करूंगा, जैसे मशीन, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये हम लोग अगर ये हमारे पास हम लोग खरीदेंगे तो हम इसका यूज कब तक कर सकते हैं, मोर देन 1 ईयर। फिर हम लोग पढ़ते हैं करंट एसेट्स। करंट का मतलब क्या होता है कि जिसका बेनिफिट, मतलब कि मैं अभी अपने पास 1 साल में लूंगा, जिसका बेनिफिट मैं सिर्फ 1 साल में लूंगा, मतलब जैसे कि हमारा बैंक अकाउंट हो गया, हमारा कैश हो गया, हमारे डेटर्स हो गए, हमारे बिल रिसीवेबल हो गए, ये सब हमारे क्या होते हैं, करंट एसेट्स होते हैं। फिर हम लोग पढ़ते हैं फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट मतलब क्या होता है कि एक पार्ट होता है नॉन करंट एसेट्स का। ठीक है, इसके अंदर आते हैं टेंजिबल एसेट्स और सॉरी टेंजिबल फिक्स एसेट्स और इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स। टेंजिबल फिक्स एसेट्स मतलब क्या होते हैं कि जिसको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। ठीक है, उसे हम कहते हैं टेंजिबल फिक्स एसेट्स। इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स क्या होते हैं, जिसको हम देख नहीं सकते और छू नहीं सकते हैं।
फिर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, चलिए आज हम थोड़ा आगे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक लेते हैं। कहाँ था वो तुम्हारा 17। चलिए 18 देखिए। अब हम पढ़ेंगे अपना कैपिटल। कैपिटल मतलब क्या होता है, अब समझना ध्यान से। द अमाउंट, द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। अब ये कुछ छोटे छोटे टर्म है, ये कुछ हमारे छोटे छोटे टर्म्स हैं जिसको हमको पढ़े खत्म करने जल्दी। देखो कैपिटल मतलब क्या होता है। एग्जाम्पल, मान लो ये मिस्टर ए है, ठीक है, इसको एक बिजनेस स्टार्ट करना है। इसको एक बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है, तो ये हमारा बिजनेस है मान लो। ठीक है, अब मिस्टर ए ने क्या करना है, इसमें हम लोगों ने लगा दिए 1 लाख रुपए। हमने कितने लगा दिए इसमें, हमने इसमें लगा दिए ₹1 लाख। अब मैंने 1 लाख लगा लिए, तो ये फार्म, तो इसी अमाउंट को क्या बोलते हैं, ये फार्म के लिए क्या हो जाएगा, इसी अमाउंट को बोलते हैं हम लोग कैपिटल। देखो मैं थोड़ा सा ना आगे की बात कर रहा हूँ, ध्यान समझना। मिस्टर ए ने अगर 1 लाख लगाए हैं कहाँ पे, फार्म में, बिजनेस स्टार्ट करने के हमने कहाँ लगा दिए, 1 लाख पे लगा दिए। तो इस 1 लाख को क्या बोलते हैं हम लोग अकाउंटिंग में, इसे हम बोलते हैं कैपिटल। और ये 1 लाख रुपए फार्म के लिए क्या हो जाएगा, ये 1 लाख रुपए फार्म के लिए क्या है, ये फार्म के लिए एक लायबिलिटी है। अब लायबिलिटी कैसे भैया, ये मैं अभी बताऊंगा आपको आगे, आज ही क्लास में बताऊंगा, अभी आगे बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल इतना समझिए कि अगर एक ऑनर पैसे लगा के बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो हम उस पैसे को क्या बोलते हैं, यहाँ पे सिंपल कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, देखिए मैंने वही चीज यहाँ पे लिखी है कि द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर, द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल, कि वो पैसा जो ऑनर ने बिजनेस में लगाया है उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, अगला क्या है वो हमारा, अगला है ड्राइंग्स। अब ये क्या है भैया, देखो मैं पहले कहा था आप लोग इसमें बहुत सारे वर्ड सीखोगे अकाउंटेंसी में। हम कैपिटल सीख लिए, कैपिटल मतलब क्या होता है कि वो पैसा जो ऑनर लगा रहा है अपने बिजनेस में, हम उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल। हम लोग एसेट सीख लिए, हम लोग फिक्स एसेट सीख लिए, हम लोग टेंजिबल एसेट सीख लिए, हम लोग इनटेंजिबल एसेट सीख लिए, हम लोग करंट एसेट सीख लिए, तो हम सब डेटर सीख लिए, क्रेडिटर सीख लिए, परचेज सीख लिए, सेल्स सीख लिए, तो हम ये सब ऐसे सीखते रहेंगे। ठीक है, अब अगला हमारा क्या है, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स मतलब क्या होता है, इट इज अमाउंट विड्रॉ, इट इज अमाउंट विड्रॉन और goods taken by the owner from the business for his या her पर्सनल यूज। क्या बोला भाई आपने, देखो एग्जाम्पल, देखो मान लो यहाँ पे मिस्टर ए है, ठीक है, और इसने 1 लाख रुपए लगा के क्या स्टार्ट कर दिया, एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया, इसने एक फार्म स्टार्ट कर दिया। तो इस 1 लाख रुपए हम क्या बोलते हैं अकाउंटेंसी में, कैपिटल। अभी बता था मैंने, ठीक है, क्योंकि मिस्टर ए कौन है यहाँ पे, मिस्टर ए हमारा ओनर है। ठीक है, अब मिस्टर ए ने क्या करा ना, फार्म से कुछ पैसे निकाल लिए, फार्म से कैश निकाल लिया, कितने, मान लो 10,000 निकाल लिए। और ये 10,000 हमने क्यों निकाले हैं फार्म से, 10,000 हमने क्यों निकाले हैं फार्म से, फॉर
पर्सनल यूज का मतलब अपने घर खर्चे के लिए, मतलब अपने घर के खर्चे के लिए। अगर ये फार्म से पैसे निकालता फार्म के लिए तो कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है, क्योंकि फार्म के लिए निकाल रहा है तो फार्म में खर्चा करेगा। लेकिन इसने फार्म से निकाले अपने घर खर्च के लिए, मतलब इसने अपने घर के खर्चे निकाले हैं, तो इसको अकाउंटेंसी में क्या बोलते हैं? इसको अकाउंटेंसी में बोलते हैं हम लोग ड्राइंग्स। ठीक है, अभी इस पे थोड़ी और चर्चा होगी, आगे करेंगे हम लोग जब कभी आएगा। फिलहाल आप अभी इतना ही समझिए। ठीक है, कि मिस्टर ए है, अगर इसने पैसे लगा के एक फार्म स्टार्ट करी है तो हम उस पैसे को क्या बोलते हैं अकाउंटेंसी में? कैपिटल। अगर मिस्टर ए ने फार्म से पैसे निकाले हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, किसके लिए? अपने पर्सनल यूज के लिए। सिर्फ देखो, मैं बार बार वर्ड इसमें गौरव बोल रहा हूँ, सिर्फ पर्सनल यूज के लिए। अगर पर्सनल यूज वर्ड आएगा, किसने जो पैसे निकाले हैं अपने पर्सनल यूज के निकाले हैं, तभी वर्ड क्या आएगा हमारा? ड्राइंग्स आएगा, वरना ड्राइंग्स कभी नाम नहीं आएगा। ठीक। अच्छा, क्या जरूरी है सिर्फ ये कैश निकाल सकता है? नहीं, ये स्टॉक भी निकाल सकता है। स्टॉक मतलब ये गुड्स निकाल सकता है। ये कोई एसेट्स मतलब ये फर्नीचर भी निकाल सकता है। मान लो कि एक फार्म में फर्नीचर रखा हुआ था, वो बेकार था, तो मिस्टर ने क्या करा, उसको अपने घर के लिए ले गया और अपने घर में यूज करने लग गया। तो इन शॉर्ट हमारे फार्म से एक एसेट्स चला गया ना, तो हमारे इसको क्या बोलते हैं हम लोग अकाउंटेंसी में? इसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने वही चीज यहाँ पे लिखी है कि इट इज द अमाउंट विड्रॉन, इट इज द अमाउंट विड्रॉन और गुड्स टेकन बाय द ओनर फॉर फ्रॉम द बिजनेस फॉर हर हिज पर्सनल यूज। इस वर्ड पर ध्यान देना कि जो भी ऑनर अपने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है, हम उसको अकाउंटेंसी में क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स बोलते हैं। अब चाहे वो कैश निकाले, चाहे वो पैसा निकाले, चाहे वो गुड्स निकाले, चाहे वो कोई एसेट्स ले जाए। ठीक है, ठीक। चलिए अब अगला टर्म पढ़ते हैं हम लोग। 20। देखो एक बार मैं और रिवाइज कर देता हूँ। कैपिटल मतलब क्या होता है? कैपिटल मतलब होता है कि कोई भी ओनर पैसे लगा के अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो वो जो पैसा लगाया है, हम उस पैसे को क्या बोलते हैं अकाउंटेंसी में? कैपिटल बोलते हैं। अब वही ओनर अगर अपने बिजनेस से कुछ भी निकाल के अपने घर के लिए ले जा रहा है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स बोलते हैं। ठीक है, ठीक। अब ध्यान देना जरा, ये तो छोटे टर्म से, अब ध्यान देना। अब हम पढ़ेंगे लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या होता है? अब आगे एक वर्ड, लायबिलिटीज। पहले लिख लीजिए, फिर मैं बताता हूँ वो क्या है। द अमाउंट, द अमाउंट invested by the person other than owner, other than owners into the business, into the business is called liability। आप पहले लिख लीजिए। अच्छा एक सेकेंड, आप लोगों ने शायद ये लिखा नहीं लिखा था, लो एक बार लिख लो, उसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। कैपिटल क्या होता है और ड्रग्स क्या होता है? ठीक है, मैं ये समझ के आगे बढ़ रहा हूँ कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम्म, ठीक है, इट्स कॉल्ड लायबिलिटी। इट इज क्लेम, इट इज क्लेम, इट इज क्लेम ऑफ आउटसाइडर, it is claim of outsider in the business, in the business. Liabilities are always, हम्म, एक सेकेंड हाँ, पेबल ऑन ड्यू डेट। भाई आपने क्या बता दे। देखो मैं पहले आपको एग्जांपल सुनाता हूँ, फिर मैं इस पर दोबारा आऊंगा। ठीक है, अ, जैसे यहाँ आ जाओ। देखो, अगर मुझे एक फार्म स्टार्ट, मान लो मुझे एक फार्म स्टार्ट करनी है, मुझे एक फार्म स्टार्ट करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है। ठीक है, चलो आप लोग बिजनेस ले लो, क्योंकि आप लोग बिजनेस ज़्यादा समझते हो। देखो, मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना है। अब वो कोई सा बिजनेस होता है, उसके लिए मुझे चाहिए
50 लाख। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मुझे क्या कितने रुपए चाहिए? 50 लाख रुपए चाहिए। ठीक है, अभी 50 लाख कहाँ कहाँ से आएंगे देखो। तो अच्छा, इससे पहले देखो, कोई एक मिस्टर ए है। ये मिस्टर ए कौन है? ये ऑनर है, मतलब ये मालिक है। ये सोच रहा है कि बिजनेस स्टार्ट करने का। ये क्या सोच रहा है? एक बिजनेस स्टार्ट करने का। और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए? रिक्वायर्ड कितना चाहिए हम लोग को? 50 लाख रुपए चाहिए। यहां तक एक आपको कहानी समझ में आई? क्या बोला मैंने? कि एक मिस्टर ए है, जो कि कौन है? मालिक है, ऑनर है। वो एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। जो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसको कितने रुपए चाहिए? 50 लाख रुपए चाहिए। अब बात है कि 50 लाख रुपए कहाँ कहाँ से आएंगे देखो। इसमें से मिस्टर ए के पास खुद 30 लाख है। भाई मिस्टर ए कौन है? ऑनर है। तो मिस्टर ए 30 लाख रुपए लगाएगा। तो अब इस 30 लाख को हम अकाउंटेंसी में क्या बोलते हैं? बताइए आप लोग। मिस्टर ए कौन है? ऑनर है। अगर वो ऑनर अगर बिजनेस में पैसे लगा रहा है, तो हम उस पैसे को क्या बोलते हैं अकाउंटेंसी में? कैपिटल। ठीक है। अब भी हमको और कितने रुपए चाहिए? 20 लाख चाहिए हमको। इसका कोई फ्रेंड है, मान लो मिस्टर बी है। ये कौन है? इसका फ्रेंड है। इसने दे दिए 10 लाख रुपए। ठीक है। ठीक। और इसने बाकी ले लिया एक बैंक लोन। कितने का? वो भी 10 लाख का। तो टोटल हो गए हम पे कितने? 50 लाख हो गए टोटल हम पे। देखो मैंने क्या बोला अभी तक, पहले कहानी समझा अच्छे से। कि मिस्टर ए जो है एक ऑनर है, और वो बिजनेस स्टार्ट करने सोच रहा है। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कितने रुपए चाहिए हम लोग को? 50 लाख रुपए चाहिए। उसमें से मिस्टर ए खुद ने कितने दे दिए? 30 लाख डाल दिए। बाकी उसने अपने एक फ्रेंड से लिया 10 लाख रुपए, जो कि नाम क्या है उसका? मिस्टर बी। और बैंक लोन लिया उसने कितना? 10 लाख का। तो हमारा टोटल कितना हो गया? 50 लाख हो गए। मुझे एक बात बताओ, जो मिस्टर बी है, एक तो ये बाहर का बंदा है, भले ही फ्रेंड हो लेकिन है तो बाहर का बंदा, आउटसाइडर है। क्योंकि मिस्टर ए तो कौन है? वो तो खुद मालिक ही है, तो मतलब ये तो कौन हो गया? हमारा इंटरनल मेंबर हो गया। ये मतलब घर का बंदा हो गया। और जो मिस्टर बी है और जो बैंक लोन है, ये दोनों कौन है हमारे? ये हमारे आउटसाइडर हैं। और यही जो हमने पैसा लिया दोनों से, यही फार्म के लिए क्या है हमारे लिए? यही अमाउंट, यही अमाउंट फार्म के लिए क्या है? जो ये 20 लाख है ना, यही अमाउंट फार्म के लिए क्या है? लायबिलिटी। समझ गए आप लोग? कि मतलब फार्म में कर्जा है, बिजनेस पे कर्जा है 20 लाख का। जो कौन है? आउटसाइडर है, जिसको उसको देना है, तो उनपे एक लायबिलिटी चढ़ गई है कि हमको इसको अमाउंट देना है ऑन द ड्यू डेट। ठीक है, देखो ये चीज मैंने लिखवाया था यहाँ पे। देखो ये रहा कि द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द पर्सन, द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द पर्सन अदर देन ऑनर, ऑनर को छोड़कर इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड लायबिलिटी। ऑनर को छोड़कर जिसने भी पैसा लगाया है बिजनेस में, वो बिजनेस के लिए कौन क्या हो गए? वो बिजनेस के हो गए लायबिलिटी। अच्छा, लायबिलिटी क्यों हो गए? क्योंकि अगर उन्होंने पैसा लगाया है तो उनको वापस भी तो करना है ना। तो हमारे लिए क्या हो गया? वो इसलिए वो हमारे लिए एक लायबिलिटी चढ़ गई कि हमको उनको पैसा वापस देना है। ठीक है। इट इज द क्लेम ऑफ आउटसाइडर इन द बिजनेस। इसे क्लेम कौन कर रहा है? आउटसाइडर कर सकते हैं सिर्फ, जो बताया था मैंने। लायबिलिटीज आर ऑलवेज पेबल ऑन ड्यू डेट। भैया जिस दिन तुमने बोला ना कि हम आपको इस दिन पैसे दे देंगे, तो आपको उसी दिन पैसे देने पड़ेंगे। अगर आपने नहीं दिए, तो फिर आप लोग को इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, पेनल्टी भरनी पड़ेगी, वो बहुत बात की बात है। ठीक है। सिंपल। तो अभी ये याद रखो कि लायबिलिटी मतलब क्या होता है? कि वो पैसा जो ऑनर ने छोड़ के ला रखा है बिजनेस में, हम उसे क्या बोलते हैं? लायबिलिटी बोलते हैं। ठीक है। जो कि आउटसाइडर होते हैं हमारे। ठीक। अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं। अभी मैं इसमें और डीपली आऊंगा। मैंने बोला लायबिलिटी में समझा दिया, लेकिन अब लायबिलिटी के अंदर, अच्छा एक सेकंड, चलो एक थोड़ा एग्जांपल ले लेते हैं इसमें। जैसे फॉर एग्जांपल, कौन कौन? जैसे कि बैंक लोन, ये बाहर का बंदा है ना। ठीक है। एक मैंने यहाँ पे चलो लिख दिया क्रेडिटर्स। किस किस को क्रेडिटर्स वर्ड याद है? कि क्रेडिटर्स क्या हो? कौन होते हैं क्रेडिटर्स? क्रेडिटर्स मतलब होते हैं कि जिससे मैंने माल उधार पे खरीदा था। देखो मैंने यहाँ पे करवाया था आप लोग को।
कहाँ गया? ये रहा, ये रहा, याद है? ये रहा। तो मुझे बताओ, अगर मैंने उससे माल उधार पे खरीदा था, तो क्या मैं उसको पैसा वापस नहीं दूंगा? देंगे भी, बिल्कुल देंगे। तो वो भी मान लिया क्या है हमारे लिए, वो भी तो एक लाइबिलिटी चढ़ गई है। तो इसलिए बैंक लोन, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हमारे कौन, आउटसाइडर तो है तो बाहर के बंदे, जो उनको पैसा देना है। ठीक है। और एक चीज, बिल्स पेबल, याद है? बिल्स पेबल करवाया था। कोई एक्सपेंस पेबल, मतलब कि अभी मैं इसको अभी एग्जांपल से समझाऊंगा, अभी बस लिख लो आप। और एक कोई मॉर्गेज लोन, ईटीसी। अच्छा, मॉर्गेज लोन और बैंक लोन में क्या फर्क होता है? मॉर्गेज लोन मतलब होता है कि बैंक के पास आपका कोई एक सामान गिरवी हुई है, तब वो आपको लोन देते हैं, उसको हम बोलते हैं मॉर्गेज लोन। अगर बैंक ने कोई भी ऐसा कोई सामान अपने पास गिरवी नहीं रखा है, तो हम उसे बोलते हैं सिर्फ बैंक लोन। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, liabilities कैन बी फर्दर बी डिवाइडेड, फर्दर बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। जैसे हमारे एसेट्स है ना, दो में, एक नॉन करंट एसेट्स और एक हमारे करंट एसेट्स, ऐसे हमारी लायबिलिटी भी होती है। ठीक है, जैसे हम पहला पढ़ेंगे इसमें, पहला क्या पढ़ेंगे हम लोग उसमें, नॉन करंट लायबिलिटी। भैया अब ये क्या होते हैं? देखो मैं पहले लिखवा देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ आपको। पहले लिख लो आप। अच्छा, आपने ये लिख लिया था? ये लिख लो आप एक बार, पॉज कर लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए, दोज लायबिलिटी, दोज लायबिलिटीज विच आर, विच आर पेबल आफ्टर, आफ्टर अ पीरियड ऑफ more than 1 year from the end end of accounting current accounting year is is called non current liabilities। आप पहले लिख लो, मैं बताता हूँ आपको अच्छे से। ठीक है, देखो मैंने आप ये अब एक बार उतार लो पहले, या एक काम करते हैं हम पहले, एक काम करो, पहले हम समझते ही हैं। ठीक है, मैं फिर लिखवाता हूँ आपको अच्छे से। देखो, देखो, मान लो मेरे साल 2024 है, और ये मेरे साल 2025 है, और मेरा साल ये 2026 है, और आगे भी ऐसे साल चलते रहेंगे। ठीक है। ठीक। एक कोई मिस्टर ए है, जो कौन है, वो एक एम्प्लॉय हमारे बिजनेस में, जिसकी सैलरी कितनी है, जिसकी सैलरी है 10,000 पर मंथ। तो उस हिसाब से इसकी सालाना कितनी होगी सैलरी? 1,20,000 रुपए। लेकिन अब क्या करना, फर्म विल पेड सैलरी टू मिस्टर ए रुपीज 90,000। तो ध्यान से, बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ, सॉरी।
मिस्टर ए की सैलरी पेबल कितनी थी? अच्छा, एक वर्ड होता है पेड, एक होता है पेबल। देखो ध्यान समझना मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। एक रुको। लेकिन मिस्टर ए को सैलरी पेड कितनी करी? एक होता है पेबल। पेबल मतलब क्या होता है कि उसको कितना पैसा देना था, ये कितना देना है। मतलब उसको देना था पैसा 10,000 इंटू 12, याद आएगा 1,20,000। लेकिन हमने उसको कितना दिया, सिर्फ 90,000। मतलब कि अभी 30,000 हमको और देना उसको। तो हम इसे क्या बोलते हैं अकाउंटेंसी में? हम इसे बोलते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब 30,000 क्या है, बकाया है ना। तो ये क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग सैलरी। अच्छा, आउटस्टैंडिंग बकाया सैलरी मतलब कि हम पे एक ऑब्लिगेशन है ना, कि मुझे मिस्टर ए को 30,000 रुपये अभी देने हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, ये हम पे क्या चढ़ गया, हम पे एक लायबिलिटी चढ़ गई है। अब बात आती है कि भैया चलो ये तो समझ में आया कि लायबिलिटी चढ़ गई है, लेकिन बात क्या आती है कि ये कौन सी लायबिलिटी है? क्या ये करंट लायबिलिटी है या ये नॉन करंट लायबिलिटी है? देखो मेरी बात समझो। मिस्टर ए को 2024 में 1,20,000 देना था, लेकिन हमने कितना दिया, सिर्फ 90,000। तो 30,000 क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग। क्या मैं ये 30,000 अगले साल भी नहीं दूंगा? क्या मैं इसको यहाँ पे भी नहीं दूंगा? मुझे इसको अगले साल के एंड तक तो देना ही पड़ेगा, है ना। तो इसलिए ये मेरी कौन सी लायबिलिटी होगी, ये मेरी लायबिलिटी होगी करंट लायबिलिटी। ठीक है, कि मुझे पता है कि जो 30,000 है ना, मैं इसको अगले साल के एंड तक तो दे ही दूंगा। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, करंट लायबिलिटी कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल और लो, इसी पे लो एग्जांपल, कि हम लोग को ये एग्जांपल 1 यहाँ पे 200 देखो, कि हम लोग को जो हमारा ईयरली रेंट जाता है ना, ईयरली जो रेंट जाता है वो जाता है 1,00,000 फार्म का। बट हमने कितना पेड किया है, हमने पेड किया सिर्फ 80,000। ठीक है, लेकिन तो यहाँ पे 20,000 क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब क्या होता है, बकाया। तो हम पे एक लाइबिलिटी चढ़ गई ना। अभी कौन सी लाइबिलिटी है, अगर मैं ये पैसा 20,000 अगर मैं यहाँ दे दूंगा साल के एंड तक, मतलब कि अपना करंट अकाउंटिंग ईयर का जो अगला साल है 2025 है, अगर मैं उसके एंड तक दे दूंगा, तो ये कौन सी लाइबिलिटी होगी, फिर हमारी करंट लाइबिलिटी। ठीक है, अगर मैं इसको इस साल भी देता हूं, मान लो इसको मैं अगले साल भी देता हूँ, 26 में देता हूँ, तभी हमारी कौन सी लाइबिलिटी आएगी, तभी हमारी लाइबिलिटी आएगी नॉन करंट लाइबिलिटी। देखो बच्चों, मैं ध्यान समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, कि मिस्टर ए वाला ले लो। अगर मिस्टर ए को, जैसे मिस्टर ए की कितनी सैलरी आउटस्टैंडिंग रह गई थी, 30,000 रह गई थी। अगर मैं इस 30,000 को 2025 के एंड तक दे देता हूँ, तब तो हमारे इस साल वो कौन सी लाइबिलिटी होगी, करंट लाइबिलिटी। अगर मैं इसको अगले साल 2025 तक भी नहीं दूंगा, तो हमारी कौन सी लाइबिलिटी होगी, जैसे ये फिर हमारी हो जाएगी नॉन करंट लाइबिलिटी। जैसे एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल बताऊँ ना आपको मैं, आप लोग बैंक लोन लोगे, जब मान लो मैंने बैंक लोन लिया, कितने का, मान लो 5,00,000 का। तो हमको पता है हम बैंक लोन कितने साल के लेते हैं, हम कम से कम लेते हैं 5 साल से, 5 साल के लिए। तो मैंने 2024 में बैंक लोन लिया, मैंने यहाँ पे मैंने यहाँ पे बैंक लोन लिया मान लो। ठीक है, मैं क्या इस बैंक लोन को मैं 2025 के एंड में चुका दूंगा? नहीं भैया, बिल्कुल नहीं चुका पाऊंगा, यहाँ तो हम बिल्कुल चुका ही नहीं पाएंगे। मैं इसको 26 में भी नहीं चुका पाऊंगा, मैं 27 में 28 तक ले जाऊंगा मैं। तो ये हमारी कौन सी लाइबिलिटी होगी, फिर हमारी ये, फिर हमारी ये हो गई नॉन करंट लाइबिलिटी। देखो मैंने यही चीज ये लिखी है, सिंपल। मैंने देखो यहाँ पे यही लिखा है कि दोज लाइबिलिटी which are payable which are payable after a period of more than 1 year from the end of current accounting year। मतलब हमें कहां से लेना है, देखो हमें कहां से देखना है, हमें देखना है यहां से। मैं अपने साल के आखिरी में खड़ा हो गया, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ साल के आखिरी में अपने, ये मेरा करंट अकाउंटिंग ईयर है। इसके अगला साल जो है, अगर इसके एंड तक मैंने यहाँ तक अगर मुझे जो लाइबिलिटी पे करनी है, तो हमारा करंट लाइबिलिटी आएगा। अगर इसके बाद जो मैं अमाउंट पे करूंगा, फिर हम उसे क्या बोलते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, करंट अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड नॉन करंट लायबिलिटी। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे बैंक लोन, कोई मैंने लॉन्ग टर्म लोन ले लिया है, ये एम है, लॉन्ग टर्म लोन। और मैंने क्या, कोई मॉर्गेज लोन ले लिया है, मॉर्गेज लोन।
ETC। ठीक है, मैं कोई भी लोन लेता हूँ तो मैं 1-2 साल के लूंगा नहीं, मैं लूंगा कम से कम 5 साल के लिए। तो हमारी कौन सी लाइबिलिटी होगी? ये हमारी होगी नॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है, अब हमारा अगला था फिर बी, करंट लाइबिलिटी क्या होता है फिर? हाँ, लेकिन मैं बता चुका हूँ, लेकिन आप फिर भी लिख लो। दोज लाइबिलिटी, दोज लाइबिलिटी विच आर पेबल, अब ध्यान समझना मैं क्या लिखा हूं, देखो, विच आर पेबल विद इन, विच आर पेबल विद इन, विच आर पेबल विद इन पीरियड ऑफ 1 year, which period of 1 year from the end of current accounting year। ठीक है, मैंने क्या बोला कि दोज लाइबिलिटी, वो सारे लाइबिलिटी जो हमको पेबल कब करने हैं, पेबल विद इन पीरियड ऑफ 1 year फ्रॉम द एंड ऑफ करंट अकाउंटिंग ईयर। मतलब कि देखो ये रहा, अगर मुझे पता है कि कोई एक्सपेंस, जैसे मैंने यहाँ पे कोई एक्सपेंस मान लिया 2024 मान लो, यहाँ पे कोई एक 5 हजार का वो था एक्सपेंस, तो मुझे पे करना था। अब मुझे पता है कि ये अमाउंट मुझे अगले साल के एंड तक तो करना ही करना है, तो ये 5 है, फिर हमारे लिए कौन सी लाइबिलिटी है? फिर हमारी हो जाएगा ये करंट लाइबिलिटी। अगर यही 5 है, मैं अपने अगले साल के भी बात करूंगा पे, तो हमारी कौन सी लाइबिलिटी होगी फिर? वो फिर हमारी हो जाएगी नॉन करंट लाइबिलिटी रहेगी। ठीक है, ठीक है, जैसे इसमें लिख लो फॉर एग्जाम्पल, क्रेडिटर्स, याद है क्रेडिटर्स कौन होता है हमारे? जिससे हम माल उधार में खरीदते हैं। बिल्स पेबल, उनका पेमेंट तो आप अगले साल के एंड तक कर ही दोगे ना, ऐसा तो है नहीं कि आप उनसे माल खरीद के 5 साल बाद पेमेंट कर रहे हो, 10 साल बाद पेमेंट कर रहे हो, नहीं। हम उसका पेमेंट या तो अपने करंट में कर देंगे, या तो मैक्स टू मैक्स अगले साल के एंड तक तो कर ही देंगे, तो हमारे कौन सी लाइबिलिटी फ्री है? करंट लाइबिलिटी रहेंगे। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट या एक्सपेंस कोई पेबल, कि हमारा एक्सपेंस मतलब कोई भी एक्सपेंस, मतलब सैलरी, रेंट, कोई भी एक्सपेंस हो गया जिसको पे करना बट हमने उसको पे नहीं किया। ठीक है, या हमारा कोई शॉर्ट टर्म लोन, मैंने कोई 6 महीने के लिए कोई लोन ले रखा है, तो हम उससे क्या बोलते हैं? करंट लायबिलिटी। ठीक है, ठीक। अच्छा, बहुत बच्चों ने ये नहीं पता बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है। देखो मैं बताता हूँ आपको थोड़ा। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब होता है, जैसे ये मान लो ये मिस्टर ए है, ठीक है, और ये एक ऑनर है, ठीक है, और इसका ना एक बिजनेस है, ठीक है। तो इस बिजनेस का कहीं बैंक अकाउंट भी होगा, और आप लोग को पता है कि बिजनेस के लिए कौन सा अकाउंट खुलता है। जैसा हम लोग इंसान है वो, जैसा हम लोग के लिए कौन सा अकाउंट खुलता है? हम लोग के लिए खुलता है सेविंग अकाउंट। वैसे ही बिजनेस के लिए कौन सा अकाउंट खुलता है? उनके लिए खुलता है करंट अकाउंट खुलता है। ठीक है, अब मान लो बिजनेस ने रोज लेन देन कर रही है, अब बिजनेस अकाउंट में पैसे पड़े हैं मान लो अभी 1 लाख रुपए, लेकिन बिजनेस ने एक चेक डाल दिया है पेमेंट करने के लिए, वो मान लो डाल दिया है 1.5 लाख का, मान लो एग्जाम्पल में। ठीक है, तो अब ऐसे तो है नहीं बैंक उनको मना कर दे कि नहीं, हम ये ऐसे 1.5 लाख की पेमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि आपका अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़े हैं। बैंक क्या करती है ना, ये पेमेंट कर देती है 1.5 लाख का, और जो 50 हजार एक्स्ट्रा बैंक ने अपनी जेब से दिए हैं अ, हमारे बिहाफ पे, उसे हम क्या बोलते हैं? हम उसे अपने लैंग्वेज में बोलते हैं अकाउंटिंग में बैंक ओवरड्राफ्ट। समझ गए? जब कभी भी दोबारा हमारे बैंक में पैसे आएंगे, तो बैंक क्या करेगा, उसमें से 50 हजार पहले अपने काट लेगा, और फिर जो बचा अमाउंट है वो हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कर देगा। ठीक है, ठीक, ये लो आप उतार लो एक बार इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक, तो चलिए स्टूडेंट, आज आज हम लोग यहीं रुक जाते हैं, फिर बाकी बात हम लोग अगली क्लास में करते हैं। ये सारा चैप्टर अभी बस मैक्स टू 1 या 2 क्लास चलेगा बस, उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में
अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ को लाइक किया करो, कमेंट किया करो, शेयर किया करो, सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आप लोग को हमारी क्लास परचेज करनी है ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है हमारा, हमको कांटेक्ट करें, हम आपको जरूर रिस्पॉन्स करेंगे। चलिए स्टूडेंट, तब तक आप अपना ख्याल रखें। बाय बाय बाय।